कल के पेपर के लिए फाइनल रिवीजन है बच्चों। चलो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में इसकी समीकरण है, तो मेन चीज़ पे बात करेंगे। टोटल मिला के 11 अभिक्रियाएँ पढ़नी है अपन को। कितनी पढ़नी है? 11। लेकिन सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? ऐसी अभिक्रिया जो अनुत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? अनुत्क्रमणीय, यानी जो पीछे ना जा सके। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि आप बर्फ़ से पानी बना सकते हो और पानी से बर्फ़, तो आप बोलोगे हाँ बना सकते हैं, यानी ये पीछे जा सकती है, पानी से बर्फ़ और बर्फ़ से पानी। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूध से दही और दही से वापस दूध की, तो वो इम्पॉसिबल है। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे ही ये खाने का पचना, ऐसे ये एप्पल जो है उसका कलर चेंज हो जाना कटने के बाद, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया, जो कि पीछे नहीं जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपको दिया है वो ये दिया है कि मैग्नीशियम रिबिन को अगर अपन वायु में जलाते हैं तो क्या होता है? तो मैग्नीशियम रिबिन जो है वायु की परिस्थिति में जलता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पहली अभिक्रिया है। उसके बाद अपन देखेंगे कंकाली और अकंकाली अभिक्रिया, वो देखते हैं। चलो आगे। अब देखो ध्यान से सुनो। अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आपकी क्रियाकलाप 1.2, उसमें क्या हो रहा है? उसमें लेड नाइट्रेट की रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड से करा रहे हैं। सवाल क्या क्या बनेंगे? सवाल बनेगा, एक तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट और एक बनेगा लेड आयोडाइड। ध्यान रखना, लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है? पीला होता है। और ये पीला अवक्षेप कहाँ जम जाता है? नीचे जाकर जम जाता है। अगर मैं बात करूँ एक्टिविटी 1.3 की, तो 1.3 में क्या हो रहा है बच्चों? 1.3 में सिंपल सी बात है, अगर आप कोई एक एसिड लोगे और एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप बनाओगे H2SO4। ध्यान रखिएगा, H2SO4 के अंदर हमने क्या डाल दिए? जिंक के दाने डाल दिए। जब हम जिंक के दाने डाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? H2 गैस बनेगी। कितनी बनेगी? H2 गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिंपल सी बात है कि आप कैसे पहचानोगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर 4 परिवर्तन दे रखे हैं, मैं 5 बताऊंगा आपको, 5 याद करना है। पहला कौन सा? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा रंग में परिवर्तन। तीसरा गैस या गैस का निष्कासन या उत्सर्जन। चौथा है तापमान में परिवर्तन। पांचवा अगर मैं बोलूँ आप, तो आप बोलोगे अवक्षेप का निर्माण। किसका निर्माण? अवक्षेप का निर्माण। ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आते ही बात हमारी रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण के अंदर 2 समीकरण पढ़ेंगे अपन। एक तो पढ़ेंगे शब्द समीकरण, जिसमें हमने मैग्नीशियम को पूरा लिखा है, ऑक्सीजन को पूरा लिखा है। तो ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे अभिकारक होंगे, राइट हैंड साइड में हमारे उत्पाद होंगे। अब इस समीकरण को अगर हम चिन्ह की फॉर्म में बताएंगे तो वो ये बनेगा Mg और O2, तो बना हमारे पास MgO। तो ध्यान रखना, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर कितनी है? 1। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया, तो मैग्नीशियम की क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर समीकरण असंतुलित है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। क्लियर है? इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो आपको याद होगा नवीं कक्षा का, कि जो द्रव्यमान आपके अभिकारक का है वही द्रव्यमान आपके उत्पादों का होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी कंकाली समीकरण है उसको हम संतुलित करेंगे। वो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। हमारे पास जिंक कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में भी 1। हाइड्रोजन कितना है? 2, इधर भी कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1, यहाँ पर भी कितना है? 1। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो यानी ये पूरी तरीके से संतुलित है। लेकिन अगर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं Fe वाला, तो Fe वाले में शुरुआत में ही गड़बड़ है। Fe इधर कितना है? 1, और इधर कितना हो गया? 3। हाइड्रोजन 2 और 2, ऑक्सीजन 1 और 4। अब इसको सोल्व करने के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैक्सिमम डिफरेंस किस में आ रहा है? तो मैक्सिमम डिफरेंस ऑक्सीजन में आ रहा है। तो सबसे पहले हम उसी को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में और संतुलित करने के लिए। तो अभिकारकों में कितने थे? 1, और उत्पादों में कितने थे? 4। तो याद रखना, 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम कितने बना देंगे? 4 बना देंगे। ध्यान रखना, जितने भी हमको चेंजेस करने बॉक्स के बाहर करने, तो हमने बॉक्स के बाहर किए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम ये करने गए तो हमने हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया, यानी असंतुलित कर दिया। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 4 2 8 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से कर देंगे। अब हमारे पास 3 में से 2 चीज़ें बैलेंस हो गई है। एक तो हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गई और एक हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बचा क्या है? सिर्फ Fe को बैलेंस करना बड़ा आसान है, बिकॉज Fe जो है इस साइड में कितना है हमारे पास? 3 है। तो इस साइड में 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? जब हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो हम बॉक्सेस को हटा देंगे, नॉर्मल तरीके से लिख देंगे। इस विधि को जो है आप हिट एंड ट्रायल विधि कहते हो। ठीक है? फाइनल स्टेप एक और है जिसके अंदर हम उनकी अवस्थाएं लिखते हैं। अवस्था कौन कौन सी है? हमारा आयरन है सॉलिड। ध्यान रखना, भाप के साथ अभिक्रिया होती है या जलवाष्प के साथ होती है तो वो क्या कहलाएगी? गैस। यहाँ पर जो जंग बनेगा वो भी सॉलिड है और गैस निकलेगी हाइड्रोजन। क्लियर है? 3 अवस्थाएं हमने पढ़ ली। एक अवस्था और होती है एक्वस। 4 अवस्थाएं टोटल हमारे पास। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो खुद से नहीं होती, खुद से नहीं होती तो फिर क्या करना पड़ता है, या तो हमें दाब देना पड़ता है, या हमें ताप देना पड़ता है, या कोई कैटलिस्ट काम में लेना पड़ता है जिसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वाटर देते हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र याद रखना बच्चों, C6H12O6। फिर हमारे पास क्या आएगा कि ऑक्सीजन लिबरेट होगी। अब सवाल जो पूछा जाता है बोर्ड में वो ये कि ऑक्सीजन बनी किससे, तो हम बताएंगे वाटर से। और ये जो ग्लूकोज है हमारे पास वो किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आते हैं तो पहली अभिक्रिया कौन सी, संयोजन। संयोजन अपने नाम से ही बता रही, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी 11 बता देता हूँ। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स, संक्षारण और विकृत गंधिता। टोटल 11 हमको याद करनी है। चलिए आइए, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा उत्पाद हैं, जैसे कि यहाँ पर एक से ज़्यादा अभिकारक है, तो हमारे पास एक उत्पाद बनेगा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर क्या बना देंगे, एक उत्पाद बना देंगे। अब अगर आप गौर से देख रहे हो यहाँ पर, तो हमारे पास CaO दे रखा है। आपको बाय हार्ट नाम याद रखना है, ये कहलाएगा बिना बुझा हुआ चूना। और जब इसमें पानी डाल देंगे तो ये कहलाएगा बुझा हुआ चूना, और इसी को हम चूना पानी भी कहते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, जब आपका ये चूना पानी जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर, संगमरमर, चोक, जो भी आप खोलना चाहो वो बनता है। देन उसके बाद H2O वो लिबरेट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण और दे रखे हैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उसके बाद अगर कोई अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा को रिलीज कर रही है, ऊष्मा को निकाल रही है, तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। और अगर कोई अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा को अवशोषित कर रही है तो वो कहलाएगी ऊष्माशोषी। क्या कहलाएगी, जैसे कि यहां पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी आपकी, और यहां पर जब आप इस तरीके से बनाओगे तो ये ऊष्माक्षेपी कहलाएगी, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेम अभिक्रिया यहाँ पर है कि ग्लूकोज है, CO6O2 है, हमारे पास 6CO2 और H2O बन रहा है, तो यह अभिक्रिया हमारे लिए कौन सी कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। क्योंकि श्वसन को आपने क्या बोला, ऊष्माक्षेपी, ये पूछा गया आपके बोर्ड में पहले, तो ध्यान रखना, श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी है और प्रकाश संश्लेषण जो है ऊष्माशोषी है। फिर आता है वियोजन। वियोजन 3 प्रकार से होता है बच्चों। पहला होता है ऊष्मा देकर, तो ऊष्मा दोगे आप, तो जैसे कि CaCO3 है, उसमें आपने ऊष्मा दी तो आपको क्या मिलेगा, CaO और CO2। ध्यान रखना, ये चूना पत्थर कहलाता है जिससे हम बिना बुझा चूना बनाते हैं, और बिना बुझा चूने में अपन क्या करेंगे, फिर पानी मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। क्लियर है, चलो। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, तो हम ध्यान रखना, NO2 गैस बनती है, लेड ऑक्साइड बनता है। NO2 गैस जो होती है, इसका रंग पूछा जाता है बोर्ड में, वो होता है ब्राउन कलर का, भूरे कलर का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और कैसे वियोजन करते हैं, तो हम विद्युत को देकर भी वियोजन करते हैं। और यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं कि जब हमने जल का विद्युत अपघटन करा तो हाइड्रोजन कहाँ बनेगी। ध्यान रखना, हाइड्रोजन का खुद का नेचर प्लस का होता है, इसलिए वो हमेशा माइनस यानी कि कैथोड पे बनेगी। और आपका एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए उस पर ऑक्सीजन है वो माइनस वाली बनेगी। क्लियर है। एक सवाल और है, अगर आप गौर से देख रहे हो बच्चों, तो हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब ज़्यादा खाली है, इसका मतलब ये कि ज़्यादा बनेगी और ऑक्सीजन वाली कम बनेगी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाए तो आप बताना यहाँ पर 2:1 बनेगा। क्लियर है। उसके अलावा अगर हम बोले वियोजन और कैसे होता है, तो वियोजन और होता है सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश जब आप डालोगे AgCl और AgBr पे, तो वो Ag और Cl में अलग हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और पूछी जाती है, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, तो ग्रे कलर का होता है, दूसरा रंग का होता है। क्लियर है। उसके बाद AgBr, और इसको आप किस में काम लेते हो, शाम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में लिया जाता था। और ध्यान रखना, अगर आप सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करवा रहे हो तो ये भी ऊष्माशोषी कहलाएगी। उसके बाद आता है विस्थापन। विस्थापन के लिए क्या करेंगे अपन, जो आपके पास अधिक क्रियाशील धातु जैसे कि ऊपर है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag, Au और Pt। इसकी एक ट्रिक भी है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने डाल रखी है। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी, प्लेटिनम कलर की। क्लियर है। चलो, उसके बाद आप देखो यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि अगर हमने कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है उसकी रिएक्शन आयरन से करवाई तो हमें आयरन सल्फेट मिलेगा जो कि हल्के ग्रीन कलर का होता है और कॉपर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Fe ऊपर है और कॉपर नीचे है, इसलिए Fe कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील धातु है।
क्लियर है? ऐसे ही Zn के साथ भी होगा, ऐसे ही लेड के साथ भी होगा। फिर आते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया में। द्विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया, क्रियाकलाप 1.2 में, ध्यान रखना। उसके बाद आपके पास आता है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो ध्यान रखना, सल्फेट चला जाएगा बेरियम के पास और क्लोरीन चला जाएगा आपका सोडियम के पास। बनेगा आपके पास BaSO4, अवक्षेप बनेगा, ये व्हाइट कलर का होगा, और आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका नमक है। क्लियर है? उसके बाद आता है उपचयन अपचयन। तो इसको याद करना बड़ा आसान है। हम हिंदी में ऊपर का मतलब होता है उप, और इंग्लिश में अप होता है, तो हम बेटर मानेंगे हिंदी को। हिंदी वाला पॉजिटिव अर्थ देगा और अपचयन यानी इंग्लिश वाला में नेगेटिव अर्थ देगा। अगर हमें उपचयन करना है तो सिंपल सी बात है कि हमें ऑक्सीजन को पाना पड़ेगा, यानी जब हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पर है, इसलिए इसको आप बोलोगे कि उपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है। दूसरी चीज, कॉपर ऑक्साइड का कलर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? काले कलर का होता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन थी और आपने खो दी, जैसे यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन थी और उन्होंने खो दी, तो ये कहलाएगा अपचयन। मैंने पहले कहा था खोने वाला या नेगेटिव वाला हम किस में जाएंगे? अप में, और पॉजिटिव वाला किस में जाएंगे? हम उप में। क्लियर है? अगर कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो ध्यान रखना उपचयन को इंग्लिश में कहते हैं आपका ऑक्सीडेशन और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ से ले लेंगे रेड और यहाँ से ले लेंगे ऑक्स, तब बनेगा हमारा रेडॉक्स। क्लियर है? तो यहाँ पर बस अब हमारी 2 अभिक्रियाएं और बची है, वो देख लेते हैं हम। एक तो है संक्षारण। संक्षारण का सिंपल सा मतलब क्या होता है? संक्षारण का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई लोहे की वस्तु है और अगर उसकी जो है वाष्प की अभिक्रिया करा दी जाती है, तो वो ऊपर उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे जो आपका धातु वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है। इसको बचाने का उपाय क्या है? हम उस पर कोई ग्रीस की, कोई ऑयल की जो है कोटिंग कर दें, और साथ में या तो फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जस्तीकरण, तो हम जिंक की कोटिंग कर दें, उसे हम गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण बोलते हैं। इसके अलावा पेंट कर दें, उसका हम मिश्र धातु बना दें, जिसकी वजह से हम जैसे कि स्टील बना दिया जाता है, जिससे जंग नहीं लगता है। विकृत गंधिता की अगर हम बात करेंगे तो विकृत गंधिता पे ध्यान दीजिएगा। तेलीय और वसा युक्त पदार्थ अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में लगातार बने रहते हैं तो उनकी गंध और उनका जो स्वाद है वो बदल जाता है, जिसको हम देसी भाषा में तेल चढ़ना बोलते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? या तो आपके पास जो पदार्थ है उसको आप नाइट्रोजन वाले डब्बे में भर दें, या फिर आप नाइट्रोजन वाले पैकेट में पैक कर दें, या फिर आप ऐसा एयरटाइट कंटेनर ले लें जिसमें हवा आती जाती नहीं हो, या फिर आप काम में लें एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि BHA और BHT। ये क्या होते हैं? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन कहलाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों ये पूरी 11 रिएक्शन है, ध्यान रखना, आपको पूरी 11 याद रखनी है। और ये आपका पहला चैप्टर था, दूसरा ही लेकर मैं जल्दी आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।